बाबा साहब अम्बेडकर की संपूर्ण पांडुगम्य का क्या करने जा रहे हैं अपन? संपूर्ण पांडुगम्य का खंड 1 करने अपन जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें देख लेते हैं, इसका इंडेक्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इंडेक्स देख लेते हैं, अनुक्रम। अब इसके इंडेक्स में क्या दिया है अपने को? अमुक दिया है, संपादकीय दिया है, जाति प्रथा दी है। जाति प्रथा अपने में भारत में जाति प्रथा दी है। जाति प्रथा का उन्मूलन मतलब कैसे उसका विरोध किया गया। भाग 2 में क्या दिया है अपने को? भाषाई राज्यों के संबंध में, जैसे महाराष्ट्र एक भाषावाद प्रांत है। और क्या दिया है? निरीक्षण तथा संतुलन के उपायों की आवश्यकता दी है। भाषावार राज्यों के संबंध में विचार दिया है। भाग 3 में क्या दिया है? नायक और नायक पूजा। ठीक है, तो इसके बारे में क्या दिया है अपने को? एक तो रनाडे, गांधी और जिन्ना के बारे में दिया है। रनाडे, गांधी जी और जिन्ना जी के बारे में दिया है। चलो शुरू करते हैं इसे। अब है क्या दिया है? भारत में जातिवाद। मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि हम में से बहुत लोग ने स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय देखे होंगे जो सभ्यता का समग्र रूप प्रस्तुत करते हैं। इस बात पर कुछ लोगों का ही विश्वास आएगा कि संसार में मानव संस्थाओं का प्रदर्शन भी होता है। मानव चित्रण विचित्र विचार है। कुछ को यह बात अजीब गौरधंधा लग सकती है, किंतु न जाति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आप इस अनुसंधान पर कठोर रुख नहीं अपनाएंगे और कम से कम आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए। आगे चलते हैं। मेरा मानना है कि आप सबने कुछ ऐतिहासिक स्थल देखे होंगे, जैसे पेरियाई के खंडहर। बड़ी उत्कंठा से गाइडों के धारा प्रवाह जुबान से इन खंडहरों का इतिहास सुना होगा। मेरे विचारों में निर्जाति विज्ञान का विद्यार्थी के एक मायने में गाइड ही है। वह अपने प्राकृत रूप की तरह शायद अधिक गर्भीय और स्व ज्ञानार्जन की आकांक्षा के साथ सामाजिक संस्थाओं को यथावत निष्पक्षता से देखता है, उनकी उत्पत्ति तथा कार्यप्रणाली का पता लगाता है। इस गोष्ठी का विचारणीय विषय है आदिकालीन बनाम आधुनिक समाज। इसमें भाग लेने वाले सहयोगी ने इसी आधार पर आधुनिक तथा प्रागैतिहासिक संस्थाओं का समर्थन उदाहरण दिए हैं जिनमें उनका अध्ययन है। अब मेरी बारी। मेरे आलेख का विषय है भारत में जातिवाद संरचना, उत्पत्ति तथा विकास। आप जानते हैं कि यह विषय कितना जटिल है। इसके संबंध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं। मुझसे ज़्यादा योग्य विद्वानों ने जाति के रहस्यों को खोलने का प्रयास किया, किंतु यह बड़े खेद की बात है अभी तक इस विषय पर चर्चा नहीं हुई। लोगों को इसके विषय में अल्प जानकारी है। मैं जाति जैसी संस्था की जटिलता के प्रति सहज हूँ और मैं इतना निराशावादी नहीं हूँ कि यह कह सकूँ कि यह पहली आगम अज्ञेय है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इसे जाना जा सकता है। जाति की समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से एक विकराल समस्या है। यह समस्या जितना व्यवहारिक रूप से उलझी है उतना ही इसका सैद्धांतिक पक्ष इंद्रजाल है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसके फलितार्थ ग्रहण होने बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी थी तो यह एक स्थानीय समस्या है, लेकिन इसके परिणाम बड़े विकराल हैं। जब तक भारत में जाति प्रथा विद्यमान है तब तक हिंदू और अंतर्जातीय विवाह और ब्रह लोगों के शायद ही समागम हो सके। यदि हिंदू पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं तो भारतीय जाति प्रांत की समस्या विश्व की समस्या हो जाती है। सैद्धांतिक रूप से अनेक महान विद्वानों ने, जिन्होंने श्रम की चाह के खातिर इसके उद्भव तक पहुंचने का प्रयास स्वीकारा था, उनको निराश होना पड़ा। ऐसी स्थिति में मैं इस समस्या का उतना समग्रता की दृष्टि से समाधान नहीं कर सकता। मुझे आशंका है कि समय, स्थान और कुशाग्रता मुझे असफल कर देगी यदि मैंने इस समस्या का वर्गीकृत न करके अपने सीमाओं से अधिक स्पष्ट करने
का प्रयत्न किया। जिन पक्षों में मैं निरूपित करना चाहता हूँ वे हैं जाति प्रथा का संरचना, जाति प्रथा की संरचना। आगे चलते हैं। उत्पत्ति और इसका विकास। मैं इन्हीं सूत्रों तक अपने आप को सीमित रखूँगा। केवल आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण देते हुए ही विषयांगत करूँगा। विषय का प्रतिपादन करते हुए मैं निवेदन करूँगा कि प्रसिद्ध नृजाति विज्ञानियों के अनुसार भारतीय समाज में आर्यों, द्रविड़ों, मंगोलियों और शकों का सम्मिश्रण है। ये जातियां देश देश से शताब्दियों पूर्व भारत पहुंची और अपने मूल देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ यहाँ बस गई। तब इनकी स्थितियाँ कबाली थी। ये अपने पूर्ववर्तियों को धकेल कर इस देश के अंग बन गए। इनके परस्पर सतत संपर्कों तथा संबंधों के कारण एक समन्वित संस्कृति का सूत्रपात हुआ। परंतु भारतीय समाज के विषयों में यह बात कहना असंगत है कि यह विभिन्न जातियों का संकलन है। पूरे भारत में भ्रमण करने के दिवंगत में यह साक्ष्य मिलेगा कि इस देश के लोगों में शारीरिक गठन और रंग रूप की दृष्टि से कितना अंतर है। संकलन से सजातीयता उत्पन्न नहीं होती। यदि रंग भेद, रक्त भेद की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज विजातीय है। यहाँ यह संकलन सांस्कृतिक रूप से अत्यंत गुंथा हुआ है। इसी आधार पर मेरा यह कहना है कि इस प्रायद्वीपीय को छोड़कर संसार के कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें इतनी सांस्कृतिक समरसता हो। हम केवल भौगोलिक दृष्टि से ही सुगठित नहीं हैं, बल्कि हमारी सुनिश्चितता सांस्कृतिक एकता भी अवंचित और अटूट है, जो पूरे देश में चारों दिशाओं में व्याप्त है। इसी सांस्कृतिक एकरूपता के कारण जाति प्रथा इतनी विकराल समस्या बन गई है कि उसकी व्याख्या करना कठिन कार्य है। यदि हमारा समाज केवल विजातीय या सम्मिश्रण भी होता तब भी कोई बात थी, किंतु यहाँ तो सजातीय समाज में भी जाति प्रथा घुसी है। हमें इसकी उत्पत्ति का व्याख्या के साथ साथ इसके संक्रमण को भी व्याख्या करनी होगी। आगे चलते। आगे विश्लेषण करने से पूर्व हमें जाति तंत्र के प्रकृति पर भी विचार करना होगा। मैं नृजाति विज्ञान के कुछ विद्वानों की परिभाषा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली है केतकर क्रस्ट जाति प्रथा। अब क्या है जाति के संबंध में फ्रांसीसी विद्वान श्री सेनार का सिद्धांत है कि तीव्र वंशानुगत आधार पर घनिष्ठ सहयोग विशिष्ट पारंपरिक और स्वतंत्र संगठनों से युक्त, जिसमें एक मुखिया और पंचायत हो, उसकी समय समय पर बैठकें होती हों, कुछ उत्सवों पर मेले हों, एक सस व्यवसाय हो जिसका विशिष्ट संबंध रोटी बेटी व्यवहार से और समारोह अपमिश्रण से हो, और इसके सदस्य उसके अधिकार क्षेत्र में विनियमित होते हैं, जिसका प्रभाव लचीला हो, पर जो संबद्ध समुदाय पर प्रतिबद्ध और दंड लागू करने में सक्षम हो, और सबसे बढ़कर समूह से अपरिवर्तनीय। दूसरा क्या है? नेस्फील्ड जाति की परिभाषा इस प्रकार है। समुदाय का एक वर्ग जो दूसरे से संबंधों का बहिष्कार करता हो और अपने संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ शादी व्यवहार तथा खान पान से परहेज करता हो। आगे चलते हैं। अगला है सर एच रिजले के अनुसार जाति का अर्थ है परिवारों का या परिवार समूहों का संगठन जिसका साझा नाम हो, जो किसी खास पेशे से संबंध हो, जो एक से पौराणिक
पूर्वजों पितरों के वंशज होने का दावा करते हों, एक जैसे व्यवसाय अपनाने पर बल देता हो और सजातीय समुदाय का हामी हो। अगला है, डॉक्टर केतकर ने जाति की परिभाषा इस प्रकार की है कि दो लक्षणों वाला एक सामाजिक समूह का उसकी सदस्यता उन लोगों तक सीमित होती है जो जन्म से सदस्य होते हैं और जिनमें इस प्रकार जन्म लेने वाले लोग शामिल हों। खा वाला है, कठोर सामाजिक कानून द्वारा सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह करने के लिए वर्जित किए जाते हैं। हमारे लिए इन परिभाषाओं की समीक्षा अत्यावश्यक है। यह स्पष्ट है कि अलग अलग देखने पर तीनों विद्वान की परिभाषा बहुत कुछ बातें हैं या बहुत कम तत्व है। अकेले देखने में कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं, मूल भाव किसी में नहीं है। उन सब ने एक भूल की है जिन्होंने जाति का एक स्वतंत्र तत्व माना है, उसे समग्र तंत्र के रूप में अंग के रूप में नहीं लिया है। फिर भी सारी परिभाषाएं एक दूसरे के पूरक है। जो तथ्य एक विद्वान ने छोड़ दिया है उसे दूसरे ने दर्शाया है। मैं केवल उन सूत्रों को पर विचार रखूंगा और उनका मूल्यांकन करूंगा जो उपयुक्त परिभाषाओं के अनुसार सभी जातियों में समान रूप से पाए जाते हैं, जो जाति की खासियत मानी जाती है। आगे चलते हैं। हम सेनार से शुरू करते हैं। वह अपमिश्रण की बात करते हैं और यह बताते हैं कि यह जाति की प्रकृति, इसे देखते हुए यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि यह किसी जाति से संबंधित नहीं है। यह आमतौर पर पूजा समारोह से संबंध बात है और शुद्धता के सामान्य सिद्धांत का पोषक तत्व है। परिणाम स्वरूप इसका संबंध जाति से नहीं है और इसकी कार्य प्रणाली को ध्वस्त किया बिना इसको प्रतिरूढ़ किया जा सकता है। अपमिश्रण का सिद्धांत जाति से जोड़ दिया गया है क्योंकि जो जाति सर्वोच्च कही जाती है वह पुरोहित वर्ग है। हम जानते हैं कि पुरोहित और पुरोहित पवित्रता का पुराना संबंध है। सार यही है कि अपमिश्रण का सिद्धांत तभी लागू होता है जब किसी जाति का धार्मिक स्वभाव हो। श्री नेस्फील्ड अपने तरीके से कहते हैं कि जाति की प्रकृति के उनके साथ खान पान नहीं किया जाता जो उनकी जाति के बाहर हो। यह नया तथ्य है कि फिर भी ऐसा लगता है कि श्री नेस्फील्ड इस व्यवस्था के प्रभाव से अपरिचित हैं। चूँकि जाति अपने में ही सीमित एक संस्था है, अतः वह सामाजिक अंतरंगता के विरुद्ध है जिसमें खान पान आदि पर भी पाबंदी है। परिणाम यह निकलता है कि बाहरी लोगों से खान पान पर पाबंदी सकारात्मक निषेध का कारण नहीं है बल्कि जाति प्रथा का परिणाम है। अर्थात विभिन्नता का गुरु मंत्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि खान पान पर प्रतिबंध भिन्नता का कारण नहीं बल्कि यह एक धार्मिक व्यवस्था है। परंतु यह तत्व बाद में जुड़ा। सर एच रिजले कौन थे? सर एच रिजले ने विशेष ध्यान देने योग्य कोई नई बात नहीं कही। अब हम डॉक्टर केतकर की परिभाषा के विश्लेषण करते हैं जिन्होंने इस विषय को और विशद रूप दिया। केवल यही बात नहीं कि वह भारत के निवासी हैं बल्कि उन्होंने विवेचनात्मक और पैनी दृष्टि से निष्पक्ष राय दी जो जाति प्रथा के बारे में उनके अध्ययन के कारण हुआ। उनकी परिभाषा विचारणीय है क्योंकि उन्होंने जाति तंत्र का विश्लेषण जाति प्रथा के आधार पर किया है और अपना ध्यान केवल उन्हीं लक्षणों तक केंद्रित रखा है जो जाति के अंतर्गत जाति के अस्तित्व में अनिवार्य हैं। उन्होंने फालतू बातें की ठीक अवहेलना की है जो गौण और क्षणिक है। उनकी परिभाषा के बारे में यह कहा जा सकता है कि उनके विचारों में कहीं थोड़ी भ्रांति वैसे उसमें विशदता और स्पष्टता है। वह रोटी बेटी के व्यवहार में भेदभाव की बात कहते हैं।
मेरा कहना है कि मूल बात एक ही है, रोटी से भी परहेज है और बेटी व्यवहार से भी। पर डॉक्टर केतकर ने बताया है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप बेटी व्यवहार पर पाबंदी लगाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप परिधि संकुचित कर लेते हैं। इस प्रकार ये लक्षण एक ही पदक के मुख्य भाग तथा पृष्ठभाग हैं। जाति तंत्र के इस समीक्षात्मक मूल्यांकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि सजातीय विवाह का निषेध या ऐसा विवाह का ना पाया जाना ही जाति प्रथा का उन्मूलन है। परंतु अमूर्त निबंधनी विज्ञान के आधार पर कुछ लोग इस बात को नकार सकते हैं, क्योंकि सजातीय विवाह के पक्षधर वर्ग जातीय समस्या बढ़ाए बिना ऐसा कर सकते हैं। सामान्यतः यह संभव है, क्योंकि यह एक मूर्त सत्य है कि सजातीय विवाह समर्थक समाज सांस्कृतिक रूप से भिन्न रहकर अलग बस्तियों में बस सकता है, जहां एक दूसरे की कोई मतलब ना हो। इस बारे में एक युक्ति संगत उदाहरण दिया जा सकता है कि अमेरिकन भारतीयों के नाम से विख्यात नेग्रो समुदाय और गोरों के विभिन्न कबीलों अमेरिका में मौजूद हैं। परंतु हमें इस संबंध में भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि भारत में स्थित भिन्न, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, भारत में सजातीय प्रथा भारत के विभिन्न प्रजातियों कुछ खास क्षेत्र में निवास करती थी। उनका आपस में मेल जोल तथा उनमें सांस्कृतिक एकता जो सजातीय समाज का एक मापदंड है। ऐसी सजातीयता के आधार पर मानने से जाति प्रथा एक नई समस्या का रूप धारण कर लेती है। वह केवल सजातीय विवाह समर्थक समाज का कबीलों से अलग स्थिति है। भारत में जाति प्रथा का अर्थ है समाज को कृत्रिम हिस्सों में विभाजित करना, जो रीति रिवाजों और शादी विवाह की विभिन्नता से बंधे हैं। परिणाम स्पष्ट है कि सजातीयता विवाह एकमात्र लक्षण है जो जाति प्रथा की विशेषता है। और यदि हम यह जताने में सफल हो जाएं कि सजातीय विवाह ही क्यों होते हैं, तो हम व्यवहारिक रूप से यह साबित कर सकते हैं कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका ताना बाना क्या है। अब आप भली भांति समझ सकते हैं कि मैं सजातीय विवाह को जाति प्रथा की जड़ क्यों मानता हूँ। मैं आपको पोशोपेश में डालना नहीं चाहता, मैं इस पर प्रकाश डालता हूँ। यहाँ यह बताना असंगत ना होगा कि आज दुनिया का कोई भी अन्य सभ्य देश ऐसा नहीं जो आदिम मान्यताओं से लिपटा हो। इस देश का धर्म आदिम है और इसमें आदिम शक्ति संकेत हैं। इस आधुनिक काल में भी पूरे जोर शोर से इस पर हावी है। इस सिलसिले में मैं बहिगोत्र विवाह का उल्लेख करना चाहता हूँ। आदिम युग में बहिगोत्र विवाह का प्रचलन सर्वविदित है। युग का परिवर्तन के साथ साथ तो इस शब्द की सार्थकता ही जाती रही और रक्त के घनिष्ठता रिश्ते को छोड़कर इस संबंध में विवाहों का कोई प्रतिबंध ही नहीं रहा। लेकिन भारत में आज भी बहिगोत्र विवाह प्रथा ही प्रचलित है। भारतीय समाज में आज भी कबीलों प्रथा मौजूद है। हालांकि कबीले नहीं रहे विवाह पद्धति इसका प्रमाण है, जो बहिगोत्र प्रथा का आधारित है। यहाँ सपीड़ो विवाह पर ही प्रतिबंध नहीं है, बल्कि सगोत्र विवाह भी अपवित्र माने जाते हैं। आगे चलते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी कि सजातीय प्रथा भारत के लिए विदेशी प्रथा है। भारत में विभिन्न गोत्र हैं और ये बहिगोत्र विवाह से संबंधित है। ऐसा ही अन्य वर्ग भी है जो टोटम अर्थात देवों को मानते हैं। यह कहना कि अतिशोक्ति नहीं,
होगी कि भारत में बहिर्गोत्र विवाह एक विधान है, इसका उल्लंघन संभव नहीं है। यह तक कि जाति भीतर विवाह प्रथा के बावजूद गोत्र विवाह पद्धति का कठोरता से पालन किया जाता है। गोत्र विवाह करने की प्रथा का उल्लंघन करने पर जाति बाहर विवाह करने वाले की तुलना में कठोर दंड का विधान है। आप देख सकते हैं कि बहिर्गोत्र विवाह का नियम बना दिया जाए तो जाति प्रथा का आधार ही मिट जाए, क्योंकि बहिर्गोत्र का अर्थ परस्पर विलय है, परंतु हमारे यहाँ जाति प्रथा है। परिणाम यही निकलता है कि जहाँ तक भारत संबंध है, यहाँ बहिर्गोत्र विवाह विधान से अंततः जाति अर्थात सजातीय विवाह विधान भी जुड़ा हुआ है। अब बहरहाल मूल रूप से बहिर्गोत्र समाज में सजातीय विवाह विधान का पालन सरलता से संभव है, जो जाति प्रथा का मूल है और एक गंभीर समस्या है। इसी विधान के माध्यम से बहिर्गोत्र विवाहों के रहते सजातीय विवाह होते हैं। इसी पर विचार करके हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। इस प्रकार सजातीय विवाह प्रथा के बहिर्गोत्र विवाहों पर जकड़ ही जाति प्रथा का कारक है, लेकिन इस बात को इतनी सरलता से मान लेते हैं कि ऐसा समुदाय है जो जाति बनाना चाहता है और विचार करता है कि सजातीय विवाह प्रथा के प्रचलन के लिए कौन सा माध्यम अपनाए। यदि कोई समुदाय सजातीय विवाह पद्धति को दरकिनार करके अंतरजातीय विवाह निषेध का उल्लंघन करता है और अपने समुदाय के बाहर विवाह रचा लेता है तो वह व्यर्थ है। विशेष रूप से इस परिप्रेक्ष्य में सजातीय विवाह प्रथा के पहले सभी विवाह बहिर्गोत्र होते थे। फिर सभी वर्गों में यह प्रकृति है कि वे सम्मिश्रण के पक्षधर हैं और वे एक सजातीय वर्ग में संगठित हो जाते हैं। यदि इस प्रकृति का प्रतिकार किया जाए तो यह आवश्यक है कि जिन वर्गों के बीच विवाह संबंध नहीं है उन्हें भी प्रतिबंधित वर्ग में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि परिधि का बढ़ाया जाना। इसके बावजूद बाहरी समुदाय में शादी विवाह को रोक देने से आंतरिक समस्या उत्पन्न होती है, जिसका समाधान सरल नहीं है। मोटे तौर पर सभी वर्गों में स्त्री पुरुष संख्या समान होते और समान वय के स्त्री पुरुष में बराबरी भी होती, किंतु समाज उन्हें बराबर नहीं मानता। साथ ही जो समुदाय जाति संरचना करता है उसमें स्त्री पुरुष समानता परम लक्ष्य होते हैं। इसके बिना सजातीय विवाह प्रथा सफल नहीं हो सकता। इसी तथ्य को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि यदि सजातीय विवाह प्रथा को बनाए रखना है तो आंतरिक दृष्टि से दाम्पत्य अधिकार का विधान रखना होगा, अन्यथा समाज के लोग दायरे से बाहर हो जाएंगे। यदि आंतरिक दृष्टि से दाम्पत्य अधिकार दिए जाते हैं तो जाति संरचना की सफलता के लिए स्त्री पुरुष संख्या समान रखनी आवश्यक होगी। दोनों के बीच भारी संख्या विषमता होने से सजातीय विवाह प्रथा चरमता उठेगी। जातियों की समस्या के समाधान के लिए विवाह योग्य स्त्री पुरुष संख्या की असमानता को रोकना होगा। प्रकृति इसमें सहायक तभी हो सकती है जब पति के साथ पत्नी या पत्नी के साथ पति की मृत्यु हो जाए। इससे ही यह संतुलन बना रह सकता है। ऐसा संभव है। असंभव वास्तव में पति के मरने पर पत्नी बच जाती है और पत्नी के मरने पर पति बच जाता है। इस प्रकार इन बच रहे स्त्री पुरुषों की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि कोई बचा हुआ पुरुष या स्त्री जाति के बाहर विवाह करके जाति व्यवस्था के जाल को छिन्न भिन्न कर दे। यदि उन्हें स्वतंत्र रहने दिया गया और उन्हें नवयुगल बनाने का
कोई नियम नहीं बनता तो इस प्रकार के अतिरिक्त स्त्री पुरुष बचे रहेंगे। यदि ऐसा यहाँ बहुत संभव कि वे सीमाएं लांघ जाएं तो बाहर विवाह रचाने और जाति में विजातीय लोगों को भर लें। अब क्या दिया है, अब हम यह देखें कि जिस वर्ग की हमने ऊपर कल्पना की है वह इन बचे हुए स्त्री पुरुषों का क्या करेंगे। पहले हम विधवा स्त्री को लेते हैं। इनका दो तरह से इंतजाम किया जा सकता है जिससे कि सजातीय विवाह प्रथा बनी रहे। पहले उसे उसके मृतक पति के साथ जला दिया जाए और उससे मुक्ति पा ली जाए। स्त्री पुरुष अंतर को घटाने के लिए यह एक अल्प व्यवहारिक तरीका है। कुछ मामले में यह संभव है, कुछ में नहीं। नतीजा यह निकलता है कि प्रत्येक स्त्री को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। वैसे यह एक आसान तरीका है लेकिन बहुत कटु स्थिति है। इस तरह विधवाएं यदि ठिकाने नहीं लगाई जा सकें और वे जाति में ही बनी रहें तो दोहरा खतरा पैदा हो जाता है। वह जात के बाहर कर लेगी और सजातिवाद को तिलांजलि दे देगी या मुकाबलेबाजी में अपने जाति की उन स्त्रियों का हक मान लेगी जो विवाह के योग्य है। इस तरह यह खतरा है कि यदि वह उनके पति के साथ जलाई ना जा सके तो उसका कुछ इंतजाम करना होगा। दूसरा निराकरण है कि उन्हें हमेशा के लिए विधवा रहने दिया जाए। जहाँ तक वांछित परिणाम का संबंध है उसे जला देने सदा विधवा बनाए रखने से बेहतर है। जला देने से तीनों आशंकाएं जिनका विधवा को सामना करना पड़ता है नष्ट हो जाएगा। मरने से वह कोई समस्या नहीं रहेगी और वह ना जाति के बाहर और ना जाति के पुनर्विवाह करेगी, परंतु उसे विधवा रूप में जीवित रहने देना जलाने से अच्छा व्यवहारिक भी है। जहाँ यह अपेक्षाकृत मानवीय प्रथा है, इससे पुनर्विवाह की आशंका भी टलती है, परंतु इससे उस वर्ग को नैतिकता स्थापित नहीं रह सकती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयुर्वार्य वैधव्य में स्त्री बच जाती है, परंतु पूरे जीवन उसे किसी को वैध पत्नी बनने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इससे अनैतिकता के लिए रास्ते खुलते हैं, लेकिन यह कोई दुस्साध्य कार्य नहीं है। उसे इस हालात में लाया जा सकता है कि उसमें आकर्षण लेश मात्र भी न बचे। जाति संरचना करने वाला समुदाय में बचे पुरुष विधुरों की समस्या अधिक महत्वपूर्ण है। यह विधवाओं की अपेक्षा अधिक विकराल है। इतिहास के आरंभ से ही पुरुष का स्त्री के अपेक्षा अधिक महत्व रहा है। इसका प्रभुत्व हर समाज में रहा है। इसकी प्रतिष्ठा अधिक रही है। पुरुष की परंपरागत श्रेष्ठता के कारण इसकी इच्छाओं को सदा सम्मान किया जाता रहा। दूसरी ओर नारी सदा धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का शिकार होती रही। इस हालात में विधवाओं के साथ वैसा ही बर्ताव नहीं किया जा गया है जैसा बचे हुए पुरुषों विदुर के साथ किया गया है। उसे उसकी मृत पत्नी के साथ जला डालना दो कारणों से खतरनाक है। पहली बात तो यह है कि ऐसा किया नहीं जा सकता क्योंकि वह पुरुष है। दूसरा, यदि ऐसा किया जाए तो एक तगड़ा व्यक्ति जाति के खातिर लुप्त हो जाएगा। अब उससे आसानी से निपटने के लिए दो विकल्प रह जाते हैं। मैं इन्हें आसान विकल्प इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वह समाज के लिए उपयोगी है। वह समाज के लिए कितना ही महत्वपूर्ण हो, सजातीय विवाह इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जो इन
दोनों लक्ष्यों की पूर्ति करे। ऐसा परिस्थितियों में उसे भी विधवा की तरह आजीवन विदुर रहने के लिए बाध्य या मेरे विचारों में ऐसा करने के लिए राजी किया जा सकता है। यह समाधान बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ बिना विवश किए भी संयम बरत सकते हैं, या वे इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन मानव प्रकृति को देखते हुए ऐसा अपेक्षा आसानी से पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरी स्थिति में संभव है कि ऐसा व्यक्ति समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने पर उसके नैतिक सिद्धांतों के लिए खतरा बन सकता है। दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर यद्यपि ब्रह्मचर्य व्रत उन मामलों में आसान है जहां इसे सफलता से अपनाया जाता है, लेकिन फिर भी जाति की भौतिक सुख समृद्धि के लिए लाभदायक नहीं है। यदि वह सही अर्थों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और सांसारिक सुखों का त्याग कर देता है, तो वह जाति के नैतिक मूल्यों का सजाती विवाह के लिए खतरा नहीं रहेगा, जैसे कि उसके सांसारिक जीवन बिताने पर होता। जहाँ तक भौतिक सुख समृद्धि का प्रश्न है, ब्रह्मचारी के जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जला दिए गए व्यक्ति के समान है। प्रभावी सौहार्दपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए जाति के सदस्यों का निर्धारित संख्या होनी चाहिए। विद्रोह पर ब्रह्मचर्य थोपना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से विफल है। यह जाति के हितों में है कि वह ग्रस्त रहे। समस्या केवल यह है कि उसे जाति में से ही पत्नी सुलभ कराई जाए। शुरू में मतलब इससे कठिनाई होती है, क्योंकि जातियों में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 1 का है। ठीक है, इस तरह किसी के दोबारा विवाह की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जब जातियों की परिधियां बनी होती हैं तो विवाह योग्य पुरुष और स्त्रियां संख्या पूरी तरह संतुलित होती है। इन परिस्थितियों में विदुर की जाति में रखने के लिए उसका पुनर्विवाह उन बालिकाओं से किया जा सकता है जो अभी विवाह योग्य न हो। विदुर के लिए यह यथासंभव उपाय है। इस प्रकार वह जाति में बना रहेगा। इस प्रकार उसके जाति के बाहर निकालने और उनकी संख्या में कमी को रोका जा सकेगा और सजाती विवाह वाले समाज में नैतिकता भी बनी रहेगी। आगे चलते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे 4 तरीके हैं जिन्हें अपनाने से स्त्री पुरुष में संख्या का अनुपात बनाए रखा जा सकता है। पहला है, स्त्री को उसके मृत पति के साथ सती कर दिया जाए। दूसरा है, उसे आजीवन विधवा रखा जाए, जो जलाने से कुछ कम पीड़ादायक है। तीसरा है, विधुरों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का वाध्य किया जाए। चौथा है, विदुर का ऐसा लड़की से विवाह कर दिया जाए जिसकी आयु अभी विवाह योग्य न हो। हालांकि मेरे उपरोक्त विचार के अनुसार विधवा को जलाने और विदुर पर ब्रह्मचर्य व्रत थोपना सजाती विवाह को बनाए रखने के लिए समूह के प्रयत्नों का प्रति संदेशपाद सेवा होगी। लेकिन जब संसाधनों की शक्ति के रूप में स्वतंत्र किया जाता है अथवा उन्हें अति गतिमान कर दिया जाता है तो वे लक्ष्य बनाते हैं, तब फिर ये साधन कौन सा लक्ष्य प्राप्त करता है। वे सजाती विवाह के व्यवस्था को जारी करते हैं, जबकि विभिन्न परिभाषाओं के हमारे विश्लेषण के अनुसार सजाती विवाह एक ही बात है। अतः इन साधनों का अस्तित्व और जाति समरूप है तथा जाति इन साधनों के समावेश है। मेरे विचार में जाति प्रथा में यह जाति की सामान्य क्रियाविधि है। अब हम अपना ध्यान उच्च सिद्धांतों से हटाकर हिंदू समाज में विद्यमान जाति प्रथा और उनकी क्रियाविधि की जांच में लाएंगे। निसंकोच कह सकते हैं कि अतीत के रहस्यों को खोलने वाले के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं और निसंदेह भारत में जाति प्रथा अति प्राचीन
संस्था है। इन हालातों में यह और भी ज्वलंत यथार्थ कि यहाँ जहाँ एक हिंदुओं का संबंध है, उनके बारे में कोई आधिकारिक या लिखित संकेत नहीं है, तथा भारतीयों का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि वह इतिहास लेखन को मूर्खता मानते हैं, क्योंकि उनके लिए जगत मिथ्या है। लेकिन ये संस्थाएं जीवित रहती हैं, यद्यपि चिरकाल तक इनका लिखित प्रमाण नहीं रहता, और उनके रीति रिवाज व नैतिक मूल्य अवक्षेपों का भली भांति अपने आप में एक इतिहास है। हम अपने कर्तव्यों में सफल होंगे यदि हम अतिरेक पुरुष और अतिरेक स्त्री से संबंधित समस्याओं को हिंदुओं द्वारा जो निदान किया गया है उसकी जांच करें। सतही तौर पर देखने वाले व्यक्ति को हिंदू समाज की समानता क्रियाविधि जटिल लगे, किंतु वह स्त्रियों से संबंधित 3 असाधारण रीतियाँ प्रस्तुत करती हैं। ये हैं, कौन कौन सी हैं? पहला है रीति सती या विधवा को उसके मृत पति के साथ जलाना। दूसरा है थोपा गया आजीवन वैधव्य, जिसके अंतर्गत एक विधवा को पुनः विवाह करने की आज्ञा नहीं। तीसरा है बालिका विवाह। संन्यास के बाद भी विदुर में विकट लिप्सा होती है, परंतु कुछ मामलों में यह शुद्ध मानसिक कारणों से भी संभव है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज तक इन प्रथाओं के उद्भव की कोई वैज्ञानिक व्याख्या सामने नहीं आई है। इन अनेक दार्शनिक सिद्धांत इन प्रथाओं को प्रतिष्ठा में प्रतिपादित किए गए हैं, परंतु कहीं से इनके उद्भव और अस्तित्व का संकेत नहीं मिला है। सती सम्मानीय है। A.K. कुमार स्वामी, सती ए डिफेंस ऑफ अ ईस्टर्न वुमेन इन अ सोशलिस्ट रिव्यू, वॉल्यूम 4 1913। क्योंकि यह पति पत्नी के बीच शरीर और आत्मा का संपूर्ण एकात्मक और शमशान से परे एक समर्पण को दर्शाती है, क्योंकि इससे पतित्व की साकार रूप दिया गया है, जैसे कि उमा में अच्छी तरह से उस समय स्पष्ट किया गया है जब उन्होंने कहा था, हे महेश्वर, अपने पतिदेव के लिए नारी का समर्पण ही उसका सम्मान है, यही उसका शाश्वत स्वर्ग है।